पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29%, 57%, 76% और 97%। तो इसका उत्तर है 97% भाग सिर्फ 29 किलोमीटर तक पाया जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देने बात है कि 50% भाग सिर्फ 5.6 किलोमीटर तक पाया जाता है। समझ रहे हैं? और जो वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई है, वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई करीब 10,000 किलोमीटर है। लेकिन जो 29 किलोमीटर तक है, पूरे वायुमंडल के भार का 97% भाग पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर ऊंचाई तक सीमित है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। वायुमंडल के निचले स्तर पर भारी गैस और ऊपरी स्तर पर हल्की गैसों की प्रधानता है। देखिए, अभी मैंने पढ़ाया था, ये वाला भी कथन बिल्कुल सही है कि 10,000 किलोमीटर तक 50% भाग 5.6 किलोमीटर तक पाया जाता है। वायुमंडल के निचले स्तर पर भारी गैस, बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की अधिकता पाई जाती है, जबकि ऊपरी स्तरों पे हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों की प्रधानता है। तो ये वाला उत्तर बिल्कुल गलत है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। एक्चुअल क्या होता है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती जाती है। वास्तव में देखा जाए कि पृथ्वी से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही 90% जलवाष्प मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अधिकांश जलवाष्प किस परत में है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प में कमी आती जाती है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जान लीजिए कि वायुमंडल में 3 तत्व पाए जाते हैं। वायुमंडल का जो संगठन है किनसे होता है? 3 तत्वों से होता है। पहले क्या है? गैस, दूसरा है जलवाष्प और तीसरा है एरोसोल, जिसको हम धूल कण भी कहते हैं, एरोसोल। ठीक है, तो इसमें क्या है? गैस के अंदर तीनों आ गए और इसमें, लेकिन इन तीनों में कौन सा एक जलवाष्प ही? डी जलवाष्प है। देखिए, जलवाष्प क्या ध्यान रखिएगा कि ये ध्रुव व शुष्क भागों में है ना। यदि देखा जाए तो ध्रुव व शुष्क भागों में वायुमंडल का केवल 1% पाया जाता है, जबकि यह उष्ण आर्द्र प्रदेशों में ये करीब वायुमंडल में 4% पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो देखिए, सबसे पहले यदि हम एक सीक्वेंस बना ले तो इसका उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले मिलती है नाइट्रोजन। यदि हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखें, N2 78%, 78.08। उसके बाद है ऑक्सीजन 20.95। तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। उसके बाद ऑर्गन आती है AR 0.93, ऑर्गन इसमें नहीं है। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है 0.03। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, S2 0.00005। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो कौन सी गैस सबसे अधिक मिलती है? ये नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी? ए ऑर्गन, बी क्रिप्टॉन, सी हीलियम, डी नियॉन। तो उसका उत्तर है ए ऑर्गन, जिसकी वायुमंडल में जो उपस्थिति है वो कितनी? 0.93% के करीब है और एक भारी गैस है। तो भारी गैस होगी तो कहाँ पाई जाएगी? वायुमंडल के निचले भागों में। वायुमंडल के निचले भाग। नवनीतम पर्वतमाला है सतपुड़ा, बी अपलेशन, सी रॉकीज, डी यूराल। तो जान लीजिए सतपुड़ा कहाँ पे है? भारत में, इंडिया में। अपलेशियन USA में, रॉकीज भी USA में, यूराल यूरोप में। तो नवनीतम पर्वतमाला कौन सी हो गई इसमें? जल्दी बताइए। इसमें डी है, रॉकीज भी है, यूराल भी है, लेकिन यूराल रॉकीज की अपेक्षा ज्यादा नहीं है, तो इसका उत्तर डी होगा।
हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ए वलित पर्वत, बी ज्वालामुखी पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत, डी ब्लॉक पर्वत। तो इसका उत्तर है ए वलित। वलित पर्वत क्या होता है? दो प्लेटों के टकराने से जब सागरी अवसाद ऊपर उठ जाता है तो वलित पर्वत का निर्माण होता है, क्योंकि फोल्डेड होता है इस तरह। तो ये कौन सी दो प्लेटें टकराई थी? एक तरफ थी यूरेशियन प्लेट आई और इधर से कौन सी आई? इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, जब दोनों आपस में टकराई तो यहां कौन सा सागर था? यहां पे था टैथिस सागर। तो इन दोनों के टकराने से क्या हुआ? टैथिस सागर का अवसाद ऊपर उठ गया और किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। तो समझ है क्या ये क्लियर? ठीक है, अवशिष्ट पर्वत जो अपरदन के कारण जिनका हाइट कम हो गई हो, ऊंचाई कम हो गई। ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी लावा या के जमाव से बनते हैं। ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है जो भ्रंश के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग करेंगे कि ब्लॉक पर्वत क्या है। आगे इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हम लोग इसको करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भ्रंशोत्थ या ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। वास्तव में इन पर्वतों का निर्माण तनाव व खिंचाव के कारण कुछ भाग ऊपर व नीचे चले जाते हैं। तो ऊपर उठे हुए भाग को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है ए बी सी। हाँ, इसमें तनाव खिंचाव हुआ तो क्या हो गया? ए अपनी जगह रह गया, बी वाला पोर्शन नीचे चला गया, सी अपनी जगह रह गया। ठीक है, ये चलाया तो ये कौन सा जो दोनों किनारे क्या हो जाएंगे? इसको हम कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो ए वॉसेस ये भी ब्लॉक माउंटेन है, बी ब्लैक फॉरेस्ट ये भी ब्लॉक माउंटेन है। ये कहां पे? दोनों यूरोप में है। ठीक है, सी सियारा नेवादा ये यूएसए में है, ये भी ब्लॉक माउंटेन है। तो इसका उत्तर चारों बिल्कुल सही होगा। आइए देखिए, ये देखिए ना, यूरोपियन ये वॉसेस फॉरेस्ट है और ये ब्लैक फॉरेस्ट है। ये दोनों यूरोप में है, जर्मनी के पास। और इनके बीच में कौन सी नदी बह रही है? राइन नदी आ रही है, भ्रंश घाटी से बह रही है। इन दोनों के बीच में क्या आती है? भ्रंश घाटी होती है। तो एक तरफ वॉसेस फॉरेस्ट है, दूसरी तरफ ब्लैक फॉरेस्ट है और बीच में राइन नदी बह रही है। और उसी तरह यूएसए में देखिए, देखिए सियरा नेवादा, ये देख रहे हैं आप इसको, सियरा नेवादा, ये भी एक ब्लॉक फॉरेस्ट है या ब्लॉक पर्वत है। इस तरह भारत में कौन सा ब्लॉक फॉरेस्ट है आप बता सकते हैं? रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? ए वलित पर्वत, बी अवशिष्ट पर्वत, सी ब्लॉक पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए वलित पर्वत। रॉकी कहाँ पे है? यूएसए में है। एंडीज क्या है? साउथ अमेरिका में है। एटलस कहाँ पे है? अफ्रीका में। अल्प्स कहाँ पे है? साउथ यूरोप में है। हिमालय कहाँ है? एशिया में। ठीक, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से? ए टैथिस, बी शिवालिक, सी इंडो ब्रह्म और डी गोदावरी। तो इसका उत्तर है ए टैथिस। यह ध्यान रखिएगा कि ये एक ब्लॉक था, जिसको प्लेट थी, जिसको हम कहते हैं यूरेशियन। ठीक है, और यहां पे था इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक, बीच में कौन सा समुद्र था? टैथिस। जब दोनों प्लेटें इस तरफ खिसकी, जो लगातार खिसक रही, तो क्या हुआ? इसका अवसाद वलित होकर ऊपर उड़ गया और क्या निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है ए वायुदाब और हवाएं, बी पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, सी भूमध्य रेखीय ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान उपयोग से। देखिए, जो धाराएं हैं वो गर्म और ठंडी होती है। तो मैंने बताया कि जैसे आप ये मैप ले लीजिए, ये पृथ्वी ले लीजिए, तो ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर से जो भी जलधारा चलेगी ध्रुवों की ओर, पोल की तरफ, वो कौन सी होगी? वो होगी गर्म। ठीक है,
और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगी वो कौन सी होंगी? ठंडी। तो इनमें यदि देखा जाए प्रश्न में, तो पृथ्वी की ये जितनी भी क्रियाएं लिखी हैं सभी जल धाराओं की उत्पत्ति के कारण है, तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? देखिए अभी मैंने समझाया था, इसको फिर से समझ लीजिए। ये इक्वेटर है और ये पोल है, ठीक है, ध्रुव है। जो गर्म जल धाराएं हैं वो क्या होती है? इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हैं, जिनको हम वार्म करंट कहते हैं, वार्म या गर्म जल धारा। और जो ठंडी जल धारा होती है पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं, जिनको हम कोल्ड कहते हैं या ठंडी जलधारा। तो इसका उत्तर क्या होगा? समुद्र में गर्म जलधाराएं किस ओर चलती हैं? ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, उष्णकटिबंधीय की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए, ध्रुवों की ओर। ये इक्वेटर से ध्रुव की ओर जा रही है। निम्नलिखित में किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित है? चीन सागर, बी जापान सागर, सी सरगोसो सागर, डी मारमारा सागर। तो इसका उत्तर है सी, सरगोस सागर। अभी मैं मानचित्र के माध्यम से बताऊंगा ये क्या है। जान लीजिए कि ये जो सरगोस सागर है ये एक्चुअली है 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य है, और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 35 डिग्री से 75 डिग्री देशांतर विस्तार है। तो क्या है कि इस तरह आप देखिएगा, इस तरफ गल्फ स्ट्रीम चलती, उत्तरी अटलांटिक, और इधर यूरोपियन धारा, और इधर उत्तरी विश्वती धारा। उसके बीच में ये समुद्र का जो पानी है यहाँ पे रहता है। ये इसका तापमान थोड़ा अधिक होता है, और ये करीब करीब जो तापमान होता है यदि आसपास के देखा जाए तो करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक तापमान होता है। और लेकिन इसकी लवणता भी बहुत अधिक पाई जाती है, यहाँ पे 37 तक लवणता पाई जाती है, जो आसपास के सागर से बहुत अधिक है। देखिए इस मानचित्र में ये देख रहे हैं, एक तरफ गल्फ स्ट्रीम है, यह कनारी की जलधारा, यह उत्तरी विश्वती जलधारा है, और इसके बीच में सरगोस सागर है। तो क्या ये जलधारा इस तरह पूरा एक चक्कर काट रही है? यदि ध्यान से देखिए, यहां से घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो पूरा एक राउंड मार रही है, जिसके कारण जो बीच का है वो जो सागर है अलग सा प्रतीत होता है, और इसका तापमान लवणता आसपास के सभी क्षेत्र से अधिक होता है। निम्नलिखित कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में बहती है? ए फ्लोरिडा धारा, बी कैनारी धारा, सी हम्बोल्ट धारा, डी क्यूराइल धारा। तो पहले जान लीजिए ये फ्लोरिडा धारा कौन सी है? ये वार्म है। कैनारी की धारा कोल्ड है, हम्बोल्ट की जलधारा कोल्ड है, और क्यूराइल की भी कोल्ड है। लेकिन इसमें कौन सी धारा है जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती? वो है सी, हम्बोल्ट की धारा। इस मानचित्र से समझिए, देखिए ए फ्लोरिडा की धारा, कहाँ पे? ये फ्लोरिडा की धारा यहाँ पे बहती है, ये फ्लोरिडा है ना, तो यहाँ पे बहती है, ये भी इक्वेटर के उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। फिर एक किनारी की धारा, ये देखिए ये भी उत्तरी गोलार्ध में है। डी हम्बोल्ट की जलधारा, ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध में है। और सी थी क्यूराइल की धारा, ये ओवोशियो की धारा है, इसी को क्यूराइल की धारा भी कहते हैं। क्यूराइल ये ठंडी जलधारा लेब्राडोर के समान है, इसको भी क्यूराइल, ये भी उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट की जलधारा, जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है बिस्की की खाड़ी में, मेक्सिको की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है मेक्सिको की खाड़ी में। ये देखिए ये है मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये फ्लोरिडा है, यहाँ से फ्लोरिडा जलधारा, और ये एंटीलीज जलधारा कैरेबियन आइलैंड से एंटीलीज जलधारा, और यहाँ से कौन सी आ रही है? फ्लोरिडा। ये जलधारा दोनों आपस में जब मिलती है तो गल्फ स्ट्रीम का निर्माण करती है। टाइफून नामक चक्रवात कौन से क्षेत्र में होता है? ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, पश्चिमी द्वीप समूह और उपयुक्त। तो ये है चीन सागर में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा होता है? जल्दी बताइए आप लोग। ऑस्ट्रेलिया में होता है विली विलीस, है ना, विलीज चक्रवात का नाम है। चीन सागर में तो टाइफून है, और पश्चिम द्वीपों में हरिकेन, ठीक। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये अलग अलग नाम दिए हैं और किन देशों में इनकी उत्पत्ति होती है? तो उसका उत्तर बी वाला बिल्कुल सही है। चक्रवात भारत में, प्रभंजन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून पूर्वी एशिया में, और विली विली
ऑस्ट्रेलिया में। तो बी वाला उत्तर बिल्कुल इसका सही है। प्रति चक्रवात की विशेषता, तापमान में वृद्धि, तेज पवन, स्वच्छ आसमान, तीव्र प्रवाह। देखिए प्रति चक्रवात क्या होता है, ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है और ये लो प्रेशर होता है। तो इसका क्या मतलब है, यदि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो यहाँ पे घड़ी की सुई के अनुकूल हवाएं चलती हैं। तो इसका मतलब हवाएं, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो हवाएं कैसे चलेंगी इसमें, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, घड़ी की सुई की तरह इस तरह ये चलेंगी हवाएं। ठीक है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है। तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा, स्वच्छ आसमान होगा, क्योंकि प्रति चक्रवात की में वर्षा नहीं होती, इसलिए आसमान बिल्कुल साफ होता है। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है, केंद्र में। क्योंकि फिर से देख लीजिए, क्योंकि हवाएं क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो यदि यहाँ हाई प्रेशर होगा, बाहर की तरफ लो प्रेशर होगा, तभी तो हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ चलेंगी, है ना, इस तरह। तो इसका उत्तर ए वाला बिल्कुल सही है। इस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, समवानी वर्षा, इनमें से कोई नहीं। इसमें सी वाला उत्तर बिल्कुल सही। समवानी वर्षा मैंने पहले ही बताया था, ये भूमध्य रेखा पे होती है, जहाँ पे सूर्य साल भर लंबवत होता है। लंबवत करने के कारण यहाँ पे तापमान अधिक होता है, जिसके कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ती हैं और बादलों का निर्माण करके वर्षा करती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है रीयूनियन द्वीप, ये इंडियन ओशन में है, मेडागास्कर के पास है। अमेजन घाटी साउथ ऑफ अमेरिका में है। मासीराम भारत में है और चेरापूंजी भारत में। तो इसमें उत्तर है सी, मासीराम में। यहाँ पे करीब 11,873 मिलीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष होती है। कभी चेरापूंजी में होती थी, लेकिन उसी के बगल में मासीराम में, ये कहाँ पे है, मेघालय में, शिलोंग के पास है ये मानसीराम, जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है, पैटागोनिया साउथ अमेरिका में है, सहारा अफ्रीका में है, अटाकामा भी साउथ अमेरिका में और थार भारत में। तो इसमें कौन सा सबसे शुष्क भाग है, वो है अटाकामा डेजर्ट। ये देखिए साउथ अमेरिका का मैप है, जिसमें ये अटाकामा डेजर्ट देख रहे हैं यहाँ पे विश्व का ये शुष्कतम भाग है। और इसी के दक्षिण में मैंने अभी जो आगे बताया था पैटागोनिया का मरुस्थल, ये ठंडा मरुस्थल है, पैटागोनिया का मरुस्थल है। लेकिन अटाकामा का मरुस्थल कौन सा है, ये गर्म मरुस्थल है। तो इन दोनों में थोड़ा अंतर ध्यान रखिएगा। फटना क्लाउड बर्स्ट का क्या होता है, मेघाच्छादित मौसम में फसल के बीजों का बोना, कृत्रिम वर्षा का निर्माण, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप में भारी बरसात, आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी। देखिए बादल फटने का मतलब होता है जब किसी एक छोटे से क्षेत्र में 1 घंटे के अंदर करीब 100 मिलीमीटर वर्षा एक साथ हो जाए। ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि एक पन्नी में खूब सारा पानी भर दिए, अचानक ये फट के बारिश होने लगे। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही प्रतीत होता है। ये वास्तव में होता क्या है, जब बादलों में जल की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं और आपस में मिलकर बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, तो बहुत सारा पानी एक जगह गिर जाता है। इसी को हम बादल फटना कहते हैं। तड़ित, झंझा और मूसलाधार वर्षा किस मेघों की महत्वपूर्ण विशेषता, कपासी वर्षा मेघ, वर्षा स्तरी मेघ, कपासी मेघ, पक्षाप कपासी मेघ। तो इसका उत्तर है कपासी वर्षा मेघ। और ये कहाँ पे होता है, ये हमने कपासी वर्षा मेघ कहाँ पे, किस प्रकार की उसमें मिलते हैं, संवहनी वर्षा में मिलते हैं। संवहनी वर्षा में, संवहनी वर्षा में होते हैं जब हवाएं गर्म होके ऊपर हो जाती है। और मुख्यतः कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पर होती है।